बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कल जनाब इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म ने पहली ट्विटर रैली जो है उससे खिताब किया और ये कहा जा रहा है कि जो ट्विटर की जो स्पेस है उसके अंदर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली स्पेस थी। बहुत अहम बातें भी उन्होंने की, अपना बयानिया दोबारा से दोहराया और ख़ास करके कुछ नए इल्ज़ामात भी जो कि कुछ हफ्तों से वो लगा रहे थे वो उन्होंने लगाए हैं। क्या कहा है थोड़ा सा सुनवाते हैं और उसके ऊपर फिर बात करते हैं। जो इलेक्शन कमिश्नर है वो बहुत ही एंटी पीटीआई है। उसकी जो सारी अभी तक जजमेंट्स है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उनके केसेस कर नहीं रहे और एक ही पार्टी को कटहरे में खड़ा किया। बड़ा मुश्किल हमने अपने 3.5 साल गुजारे हैं, क्योंकि जो कोलिशन गवर्नमेंट थी जिसके पास बड़ी थिन मेजॉरिटी थी और कोलिशन पार्टनर्स थे, वो सारा वक्त हमें ब्लैकमेल का सामना करना पड़ता था। अगर नवाज शरीफ यहाँ के फिर से NR2 लेता है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये मुल्क की डिस्ट्रक्शन है। गवर्नमेंट का भी समझ गए हैं कि अब हमें गवर्नमेंट में आके क्या तैयारियां करनी है, क्योंकि पहले तो हमें आइडिया ही नहीं था गवर्नमेंट का। सब्सिडी के हवाले से, तेल की कीमतों के हवाले से, तेल की जो प्रोडक्ट्स हैं उसके हवाले से पाकिस्तान को शदीद बहरान का सामना है इस वक्त। जो हमारे कहा तो यही जा रहा है कि 11 अरब डॉलर के ज़खायर हैं, लेकिन उनमें से भी वो पार्क की भी जो मनी है, रकम है, वो है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास ना होने के बराबर ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। सो एक सूरत हाल तो ये है। दूसरी जानिब उन्होंने ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी इल्जामात लगाए हैं। ये याद रहे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पर एतमाद का इजहार इमरान खान साहब एक से कई मरतबा कर चुके हैं। हम पहले भी आपको सुनवा चुके हैं, एक मरतबा फिर सुनवाते हैं कि इन्हीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में वो पिछले साल तक क्या कह रहे थे फॉरेन फंडिंग केस से पहले तक। जरा वो सुनिए। इनका अपना इलेक्शन कमिश्नर था पिछला वाला, हैंड पिक्ड, इसलिए डिले हो रहा था, वो बदनीयती के ऊपर था। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें एतमाद है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया। पहले तो इनके अपने थे ना, अब इनके सामने सब रखें। सो आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे हमारा एतमाद है। अब वो कह रहे हैं कि वो उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, जैसा कि आपने सुना। इसी तरह से उन्होंने मीडिया के ऊपर भी इल्जामात आयद किए। कहा कि मीडिया के कुछ लोग उनके पास आए और उन्होंने एंकर्स ने कहा कि उनके ऊपर पैसा लगाया जा रहा है। उन्होंने मीडिया हाउसेज के ऊपर भी इल्जामात लगाए और ये कहा कि 3.5 माह पहले तक एक एंकर उनके पास आए जिनको के पैसे ऑफर किए गए थे। हैरान कुन बात यह है कि वो वजीर आजम पाकिस्तान थे तब, उन्होंने क्यों इन्वेस्टिगेशंस ना की, उन्होंने क्यों तहकीकात ना की और क्यों सबूत के बगैर इस वक्त जो है वो सिर्फ इल्जामात लगा रहे हैं। क्या पाकिस्तान की जो सहाफती तंजीमें हैं वो इस मामले के ऊपर उनको उनसे पूछेंगी, उनको जवाबदेह होंगे वो उनके सामने कि वो ये इल्जामात बगैर सबूतों के क्यों लगा रहे हैं। ये भी आपको याद रहे कि उन्होंने ये भी कहा कि जो मीडिया है वो सबसे ज्यादा फ्री था उनके दौर में और आपके सामने है ये कोई दो तरह की रिपोर्ट्स या मुतजाद रिपोर्ट्स नहीं है कि जो आपके सामने आ चुकी हैं कि पाकिस्तान के मीडिया को पिछले 4 साल के अंदर क्या क्या कुछ देखना पड़ा है। पाकिस्तान के सहाफ़ी अगवा हुए हैं, कत्ल हुए हैं, उनके ऊपर तहकीकात हुई हैं, उनके ऊपर पीका लॉस नाफिज किए गए हैं, उनको अंडर प्रेशर रखा गया है, उनकी किरदार कुशी, बहतान, इल्जाम तराशी की मुहिम चलाई गई है। उसके बावजूद पाकिस्तान का मीडिया हुकूमतों को आईना दिखाता रहा और उनकी हुकूमत को भी आईना दिखाया है। ये याद रहे कि RSF ने 2021 में 6 जुलाई को अपनी रिपोर्ट एक शाया की थी जिसमें कि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने प्रीडेटर ऑफ मीडिया का खिताब दिया था। यानी वो तमाम 37 सरबराहान मुमलिकत उनमें उनको शामिल किया था जिन्होंने मीडिया के ऊपर जो है वो कदगने लगाई और उनको टफ टाइम दिया। पाकिस्तान के शायद ये पहले सरबराह मुमलिकत थे जिनको कि इस लिस्ट में डाला गया। सो ये भी बहुत अहम है। दूसरी जानिब जो बयानिए की वो बात कर रहे हैं और आज भी उनका एक अहम जलसा है लाहौर के अंदर, बिलाशुबा बहुत बड़े जलसे इमरान खान साहब कर रहे हैं, लेकिन वो जो साजिशी खत की बात कर रहे थे जो कल भी उन्होंने स्पेस पे दोहराई है, कल पर ही एक इंटरव्यू जो है फवाद चौधरी साहब ने दिया और उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको सुनवा देती हूँ। रिलेशनशिप खराब है, खराब ना होता तो हुकूमत में होता, कब से खराब हुआ? बस कहते हैं ना वक्त करता है परवरिश बरसों,
हादसा एकदम नहीं होता। ये कोई अक्टूबर की कहानी तो नहीं? महीने होंगे। महीने होंगे इसको रिपेयर करने की कोशिश की? बहुत कोशिश हुई, बहुत कोशिश। सो ये मंसूर अली खान साहब को इंटरव्यू देते हुए फवाद चौधरी साहब ने वाजे कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब ना होते तो हम आज भी हुकूमत में होते। इसका मतलब ये है कि अमेरिका की साजिश का उन्होंने जिक्र नहीं किया। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त मुतजाद बयानियां है इस मामले के ऊपर कि साजिश अमेरिका ने की या फिर इस्टेब्लिशमेंट ने की? ये बहुत ही अहम सवाल है। इस मामले को बहरहाल इसके ऊपर अपोजिशन जो कि अब हुकूमत में है, इत्तेहादी हुकूमत, उसका कोई नैरेटिव सामने एज सच नहीं आ रहा। वो क्या नैरेटिव लेके आएंगे, दिफा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? फौरी इंतखाबात का इमरान खान साहब मुतालबा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर नहीं हुए तो लाएअमल देंगे। क्या हो सकता है, किस किस्म का लाएअमल आ सकता है? इसके ऊपर हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे और बिलावल भुट्टो साहब की और मियां नवाज शरीफ की भी मुलाकात है, कितनी अहम है इस पे भी हमारे साथ मौजूद है जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वफाकी वजीर है, ओहदा अभी तक हमें नहीं पता तो हम पूछ लेंगे। जनाब नदीम अफजल चंद साहब हुकूमत में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। और जनाब लालचंद मल्ली साहब अभी भी रुकने कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सो सबसे पहले मल्ली साहब के पास ही जाते हैं। मल्ली साहब ये बताइएगा कि ये जो साबिक वजीर आजम की ट्विटर स्पेस जो थी कल, उन्होंने काफी उसमें बातें भी की, खुल के भी की, लेकिन सवाल वहीं का वहीं है। ये साजिशी बयानियां जो है जिसपे फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये किसी और की साजिश नहीं है बल्कि एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब थे, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो लाखों लोग जो है मीनार पाकिस्तान की दारुल से है और ये पाकिस्तान की तारीख का आज सबसे बहुत बड़ा जो है वो शो होने जा रहा है, जलसा होने जा रहा है। क्या मीडिया की बात की जो खान साहब ने कल ट्विटर स्पेस पे भी की है, जैसे वो कहते रहे हैं कि मीडिया जो है एक बड़ा सेक्शन जो मीडिया का है वो पीटीआई टुवर्ड्स पीटीआई जो है वो बायस्ड है। इवन आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ जो नून लीग के रहनुमा है, उन्होंने भी ये मान लिया कि ये जो रिलीज हुई हमारी दो, एक पेशावर और कराची, ये बहुत बड़ी रिलीज हुई है और बहुत लोग उसमें आए, लेकिन आपने देखा मीडिया, मोस्ट ऑफ द मीडिया ने उसको उस तरह से कवरेज नहीं दी। और सब हम समझ रहे हैं कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा बायस्ड है, उसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है और हमारी तरफ नहीं है। और वो सच लालचंद साहब, चूंकि ये मीडिया की बात हो रही है तो मेरे इल्म में तो नहीं है कि किसी चैनल ने ब्लैकआउट किया हो। खान साहब की तकरीरें भी पूरी सुनवाई हैं, जलसे भी दिखाए। हाँ, वो जो 24 घंटे वाली ट्रांसमिशंस हैं वो शायद नहीं हुई हैं, लेकिन ये बात तो कहीं ब्लैकआउट तो मैंने नहीं देखा किसी चैनल के ऊपर हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा। देखिए, मैं भी जर्नलिस्ट रहा हूँ, मुझे भी पता है कि कितना वो ब्लैकआउट करना जो अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल ब्लैकआउट वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता मीडिया। तो पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसका वो मुकम्मल ब्लैकआउट कर दे। तो लिहाजा दिखाना जो है उनकी मजबूरी होगा और ना उनके टीवी चैनल। दुरुस्त बात है, ये बात दुरुस्त है बिल्कुल, लेकिन ये कि ब्लैकआउट किया ये गलत है माजरत के साथ। बिल्कुल ही ब्लैकआउट किया ना। जहां तक आपने बात की कि जो साजिशी बयानियां है, हमारा बयानियां नहीं है, सिर्फ बयानियां नहीं है, ये हकीकत में मबनी है। इस तरह से जो है अवाम को गुमराह नहीं किया जा सकता। हमारा कोई सिर्फ बयानियां नहीं है, ये एक जो साइफर है, एक खत है, जो एक हकीकत है, वो मुख्तलिफ फोरम से वो आ चुका है। DGISPR ने उसको कंफर्म किया है। सही है, मगर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं ना कि अगर एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे होते तो हम इस वक्त हुकूमत में होते। ये किसी और ने तो नहीं कहा। देखिए, फवाद ने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे ताल्लुकात उनसे कब खराब हुए कब नहीं हुए वो उन्होंने बताया है कल अपने इंटरव्यू में। सो जाहिर सी बात है, किसी भी साजिश की एक एग्जीक्यूशन भी होती है, हम उस डिटेल में तो नहीं जा सकते, लेकिन हम तय किया हुआ है कि हम पाकिस्तान की इदारों पे हमले नहीं करेंगे, जिस तरह से नून लीग करती रही है या पीपल्स पार्टी करती रही है, चाहे वो जुडिशरी हो। खासतौर पे आजकल आपने बयानात देखे, खासतौर DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुस्लिम लीग नून का शायद ही कोई रहनुमा बचा हो जिसमें पाक पे जो है इल्जामात ना लगाए हो और उनके खिलाफ बात ना की हो। ठीक, अच्छा खुर्रम साहब, अब ये बात जो एक साजिशी बयानिए की बात हो रही है, हमें आपने इन कैमरा ब्रीफिंग की भी बात की थी, आपकी हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, वो अभी तक सामने नहीं आया। क्या आपको लगता है साजिशी बयानिया जान पकड़ रहा है या दम तोड़ रहा है इस वक्त? जी देखिए, मुकाबला है ट्विटर स्पेस व मुकाबला करियाना स्पेस। हमारा जो तरजीह है वो करियाने की दुकान के बाहर जो स्पेस है ना वो है,
जहां पाकिस्तान के मजदूर और मेहनत कश जो हैं वो 500 रुपए किलो घी खरीद रहे हैं। लेकिन आप सोशल मीडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं, मैं इग्नोर नहीं कर रहा, लेकिन जो मैं तरजीह की बात कर रहा हूं वो ठीक है, वो बात करें। हमें वाज़े तौर पर ये एक पूरी साजिश की थ्योरी है। वो कल इमरान खान साहब ने एक अमरीकी कांग्रेस मैन जो हैं उनकी रुकने कौमी असेंबली हैं, हाँ। उनसे मुलाकात करके वो अपनी थ्योरी खुद गलत साबित कर दी है। क्या हमें ताना देते थे, ऑपोजिशन का क्या काम है अमरीकियों को मिलना? मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि इमरान खान अब ऑपोजिशन में हैं, उनका क्या काम है अमरीकियों से मिलना? एक ऐसा मुल्क जो बकौल उनकी अपनी हुकूमत को गिराने के लिए साजिश कर रहा था। वो कांग्रेसमैन जो खातून है बड़ी मोहतरम है, लेकिन वो अमेरिका की शहरी है, उन्होंने अमेरिका की वफादारी का हलफ उठाया है। कि अमेरिका को रियलाइज हुआ है कि वो खान साहब को नाराज नहीं कर सकते, जाहिर है वो पॉलिटिकल लीडर है, पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर हैं। तो इसका मतलब है कि फिर अगर अमेरिकी कल जाकर मिले हैं खान साहब को, और अकेली वो तो नहीं थी, और लोग भी थे उनके साथ अमेरिकी, इसका मतलब है कि अब अगली साजिश शुरू हो गई है इस हुकूमत को गिराने की खान साहब के साथ मिलकर। ये सब बिल्कुल लागफ और झूठ बात है, और मैं इसमें बड़ी सराहत से कहना चाहता हूं कि ये तमाम जो उस मरासले की गुफ्तगू है, वो खत नहीं था, मरासला था, सफारती मरासला था, मुकम्मल तौर पर झूठ और लग़्व है। उस मरासले में किसी साजिश का जिक्र नहीं है, उसमें किसी फंडिंग का जिक्र नहीं है, उसमें किसी भी किस्म का ये मामला कि पाकिस्तान की अपोजिशन को अमेरिका कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई जिक्र नहीं है। और जिस किस्म की गुफ्तगू रिपोर्ट हुई है वो हमेशा तौर पे होता है कि जी ये मरासलों का हिस्सा है। ये अच्छा, मैंने इससे पहले कि ये भी सवाल मैं पूछूंगी कि इन कैमरा ब्रीफिंग क्यों अब तक नहीं हो सकी, लेकिन चांद साहब ये क्रियाना स्पेस वर्सेस ट्विटर स्पेस अच्छी टर्मिनोलॉजी है। हुई कि अभी तक चूंकि जैसे ही अब वज़रा ने हल्फ उठा लिया, वजीर खारजा भी अनकरीब बिलावल साहब आके हल्फ उठा लेंगे। जैसे ही वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पूरी होगी, पहले जो कैबिनेट कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग होगी, और उसके फौरन बाद फिर पार्लियामान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बुलाया। तो अच्छा, ये तो अच्छा आपने क्लैरिफाई कर दिया, लेकिन ये क्रियाना वर्सेस ट्विटर स्पेस जो है, इसके ऊपर आपका क्या बयानिया है? आप रहे हैं पीटीआई के अंदर, बड़ी अहमियत है वहां पे सोशल मीडिया। तीन चीजें जो खान साहब ने कही हैं, मैं पहले उनका जवाब दूंगा। एक, उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत की तैयारी नहीं थी। बिल्कुल खान साहब ने ये सच्ची बात की है, लेकिन उनके वज़रा कहते थे, असद उमर साहब, पता है आपको पुरानी बात की, हमारे पास 200 बंदा ऐसा टेक्नोक्रेट ऐसा तैयार बैठा हुआ है, इधर हमारी हुकूमत आनी है, इधर हमने बंदे रिप्लेस करने और हमने इदारों को, और रिकॉर्ड के मुताबिक आज तक भी वो कई ओहदे खाली पड़े हुए हैं जिन पर इनको बंदे नहीं मिल रहे थे या प्रोसेस ही मुकम्मल नहीं हो पा रहा 3.5 सालों में। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा इत्तेहादी ब्लैकमेल करते थे। एक इत्तेहादी को चीफ मिनिस्टर बना दिया, दूसरे इत्तेहादियों को आखिरी दम तक लाजिज में दाएं बाएं रवायती तरीके के साथ, जो इक्तदार को रवायती तरीके के साथ चलाने का तरीकाकार होता है, सारे इत्तेहादियों के पास जाते रहे। इसका मतलब है कि आम दूसरी पार्टी के सियासतदानों में और खान साहब में कोई फर्क नहीं है इक्तदार को कायम रखने के लिए, तवालत देने के लिए। ये जो हमारी एक नौजवान नस्ल को बताया जा रहा है ना कि खान साहब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी और किस्म के लोग हैं, वो रवायती हथकंडे इस्तेमाल ही नहीं करते। लेकिन आपने देखा कि इत्तेहादियों के सारे मुतालबात भी पूरे होते रहे, इत्तेहादियों की मिन्नतें भी करते रहे इक्तदार के लिए। आखिरी चंद महीने किए, उससे पहले तो उनको जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, वो पहले तो देखें, पहले तो सच्ची बात है एस्टैब्लिशमेंट ने उनकी हुकूमत चलाई है। ये बात बिल्कुल फवाद चौधरी ने ठीक की है। मैं फवाद चौधरी की बात को सेकंड करता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट मीडिया हो, वो भी बाजवा साहब को फोन किया, या जनरल गफूर चलाते थे DGISPR, या उसके बाद फिर और लोग चलाते थे। अगर फॉरेन पॉलिसी हो तो बाजवा साहब ने खुद कहा है, वो भी बात बिल्कुल ठीक है, किसी से UAE से, कतर से, जहां से पैसे लेने होते थे, वो बाजवा साहब कहा जाता कि अब दोस्तों को कहें हमें पैसे दें। अब ये क्या जाहिर करता है? तैयारी भी नहीं थी, कैपेसिटी भी नहीं थी, और पॉलिटिकल देखें जो चीज हकीकत है। जब उन्होंने कहा, जब अपोजिशन ने भी कहा, पूरी कौम ने कहा कि इदारों को न्यूट्रल होना चाहिए, इदारों को अपने डोमेन में रहना चाहिए, और फौज ने फैसला किया, एस्टैब्लिशमेंट ने जो डिसीजन मेकर थे उन्होंने फैसला किया कि हमने अपनी, अब वहां पे आके ये एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ या फौज के खिलाफ एक सोशल मीडिया पे एक कैंपेन शुरू हो गई, गाली गलौज शुरू हो गई। कल उन्होंने वैसे कहा है कि फौज के खिलाफ कोई बात ना की जाए। वो अच्छी बात है ना की जाए, लेकिन उनके ट्विटर अकाउंट, उनके जलसों में जानवर किसको कहा गया,
اور لوگوں کو کیا ٹرینڈز بھی بہت دیکھیں ٹرینڈز اداروں تو کے یہ سربراہوں کس کے کہنے پہ بنائے گا؟ یہ میں سمجھتا ہوں یہ جب آپ اقتدار میں ہو تو آپ ٹھیک، جب آپ نہ ہو تو پھر گالی گلوچ، یہ گالی گلوچ والا کلچر. یہ دیکھیں نا، ایک انہوں نے کہا نا کریانہ سپیس، ٹویٹر سپیس، ایک وہ ہوتا ہے جی برگیڈ سپیس آ گئی، گالی گلوچ برگیڈ سپیس. ایسے الفاظ ہر آدمی کے لیے ٹویٹر پہ، فیس بک پہ استعمال کیے جاتے ہیں. یقین کریں جب ان کے بچے یا ان کے فیملی دیکھتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی سیاست نہیں. اور اس کا اندازہ، میں اس پہ جواب آپ کا لینا چاہ رہی ہوں. اس کا اندازہ خان صاحب کو یا ان کی پارٹی کے جو ذمہ داران ہیں جب وہ فیلڈ میں آئیں گے، جب لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، ان کو ہوگا کہ یہ کیا بھگتنا کیا پڑتا ہے. آپ تو رہے نا، آپ کے تو سامنے سب دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے پاکستانی سیاست میں. یہ المیہ ہے. دیکھیں اب جمائمہ کے گھر کے باہر ہو رہا ہے، وہ بھی غلط ہے. پہلے میاں صاحب کے گھر کے باہر روزانہ گالی گلوچ. میں وہی بات کروں. اب کون کہے کہ وہ ٹھیک تھا؟ وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط ہے. صحیح بات. ہم تو کہتے ہیں جمائمہ کے گھر کے باہر بھی غلط ہوا ہے، بالکل غلط. لیکن میاں صاحب کے یہ سیاست نہیں ہے. یہ تو آپ ذاتی دشمنی، پھر دشمنی. پھر آپ دیکھیں لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں سیاست کے لیے، لوگ آپ کو اپنا حق حکمرانی دیتے ہیں. لیکن آپ گالی گلوچ ایک ذاتیات پہ، اس لیول پہ آپ قوم کو ایک ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیں، موٹیویٹ شروع کرنے، یہ پالیٹکس نہیں ہے. جی بلی صاحب آپ جواب دے دیں. ویسے آپ اپوزیشن میں اس وقت، لیکن ہمارے لیے حکومت ہی ہے آپ. میرے کہنے کا مطلب جمائمہ میڈم کا گھر تو نواز شریف کا گھر، اس میں فرق ہے. جو بھی پی ٹی آئی کی خواتین پہ ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے حملے کیے وہ ان خواتین پہ کیے جو گھریلو تھی، وہ پولیٹکس میں نہیں تھی. اور ظاہر سی بات ہے جو پولیٹکس میں ہے وہ تو کرٹیسزم ہوتا ہے. ایک سیکنڈ لال چند صاحب، جو وہ پالیٹکس میں نہیں تھی بالکل صحیح بات ہے، ان کے گھر کے باہر نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بھی صحیح بات ہے. لیکن میاں نواز شریف کے بیٹے، ان کی بہویں، ان کے بچے، ان کے نواسے نواسیاں، وہ بھی سیاست میں نہیں تھے. بستر مرگ پر پڑی کلثوم نواز سیاست میں نہیں تھی، جن کے کمروں کے اندر گھسے تصویریں کھینچنے کے لیے. دیکھیے بالکل جو ہے کوئی بھی کر سکتا ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے آپ کا کارکن، جو پی ٹی آئی کا کارکن ہو، ایک پیپلز پارٹی کا کارکن ہو، ایک ہوتی ہے لیڈرشپ. اگر کسی پارٹی کارکن یہ کام کرتا ہے تو غلط ہے، اور لیڈرشپ کرتی ہے تو وہ انتہائی غلط ہوتی ہے کہ آپ کسی کے گھر میں گھس جائیں یا کسی کے اس فیملی کے ان ممبران کے آپ جو ہے نشانہ بنائیں یا تنقید کریں جن کا پولیٹکس سے لینا دینا ہی نہیں ہے. جیسے جمائمہ کا پاکستان کی پولیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اس کے سامنے کرنا بہت غلط تھا. آج انشاءاللہ جلسہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن جو آج جلسہ ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ شہباز شریف کو فون کریں گے اور بتائیں گے کہ بن گئی ہے، آپ الیکشن کال کریں، اب آگے یہ بات کرنے والی نہیں ہے. قوم دستگی صاحب سے مجھے بہت ہمدردی ہے. ساری وزارتیں اعلان ہو گیا. یہ اتنے بہترین انہوں نے ان کی پرفارمنس رہی ہے ہمیشہ، لیکن ان کے لیے ابھی تک کوئی اچھا یہ اچھا ہوا. ویسے یہ میں نے پوچھنا بھی تھا کہ ابھی تک وزارت کیوں نہیں ملی، لیکن یہ جو آج آپ نے جلسے کے بعد یعنی خان صاحب کے کچھ اعلانات ہیں اس کا تو ہمیں بھی انتظار ہے کہ وہ کیا کریں گے، کیونکہ وہ بہت خطرناک ہو چکے ہیں. اب اس پہ ہم بریک کے بعد بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب خرم دستگیر خان صاحب، ایک بات تو خان صاحب نے کہی تھی کہ وہ اگر باہر ہوئے تو زیادہ خطرناک ہوں گے. ظاہر ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فوری الیکشنز نہیں ہوئے تو پھر ہم اپنا لائے عمل دیں گے. ہو سکتا ہے وہ دھرنا دے دیں، وہ سڑکیں بلاک کر دیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کے ہواری ڈنڈے لے کر پاکستان ٹیلی ویژن پر قبضہ کر چکے ہیں 8 سال پہلے. وہ ڈنڈے لے کر اسلام آباد پولیس کے افسروں اور جوانوں کو زد و کوب کر چکے ہیں. وہ بلڈوزر لے کر پارلیمان کے جنگلے گرا چکے ہیں. وہ اپنے جتھوں کے ساتھ پریزیڈنٹ ہاؤس کے اوپر حملہ کر چکے ہیں. حکومت نہیں گری تھی، نہیں گرے گی. اول تو ہماری امید ہے کہ اس دفعہ وہ اس حد تک نہیں جائیں گے کہ جتھا بندی اور یہ رسہ گیری نہیں کریں گے اور اپنے جلسے کریں. بڑی اچھی بات ہے، ضرور کریں جلسے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا. اور چونکہ فواد صاحب نے ایک شعر پڑھا تو میں بھی پڑھ دیتا ہوں کہ زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا، تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی. آپ ہوں، جب تک آپ موجود ہیں تو اس کا مطلب فوج پروفیشنل ہے، عدلیہ خود مختار ہے، میڈیا بہت ہی آزاد ہے ان کے بقول، الیکشن کمیشن جو ہے وہ آئینی طور پر کام کر رہا ہے.
और आप जैसे ही उतरें आपकी नजर की नापाकी कह देगी जी अच्छा जी अब तो फौज भी एकतरफा हो गई है और अदलिया जो बिकाऊ हो गई है और ईसीपी जो है वो तो हमारे खिलाफ चल रहा है, मीडिया एकतरफा हो गया। इशू सिर्फ ये है इमरान खान साहब को ये तो वैसे हर हुकूमत के दौर में नहीं हुआ कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। नहीं, ये तो सब ने किया। हम क्रिटिसाइज करेंगे, हमने क्रिटिसाइज किया है, हमने अफवाज पाकिस्तान के गैर आईनी किरदार पर तनकीद की है। जो सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं कि अगर ये जो तमाम क्रिटिसिज्म हो रहा है जिसकी इमरान खान साहब खुद क़यादत फरमा रहे हैं, ठीक, अगर ये कोई अलहदा सेंटिमेंट होता तो फिर जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ये जो प्ले कार्ड इनके जलसों में नजर आए वो अलहदा क्यों नहीं कहीं हमें नजर आते? इतना बड़ा मुल्क है, कहीं आके खड़े हो जाते हैं या तो फिर आप ये मान लेना कि आपका जो उनका नैरेटिव है वो ज्यादा स्ट्रांग है या उनका प्रोपेगेंडा ज्यादा स्ट्रांग है। मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है वो ऐसी हरकतों को जिला दे रही है, उसको अच्छा, ये बात मैं इससे पहले कि और ये इशू है कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एनेबलिंग एनवायरनमेंट, कि आपने एक ऐसी परमिसिवनेस क्रिएट कर दी, इजाजत दे दी कि अब हर कोई, जब इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऐसा है और मीडिया वैसा है और अदलिया बिकाऊ है और ये है, आप देखें ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो वीडियो अब तारीख का हिस्सा बन गई है, चाहे वो लंदन में था कि वो 5 जज जिन्होंने ये फैसला दिया पार्लियामान वाला, उनके ऊपर जूते मारे गए। ठीक है, अगर तो आप समझते हैं कि जी ये आजादी इज़हार का हिस्सा है और बड़ी जबरदस्त बात है, लेकिन अगर आप ये नहीं हो सकता कि जब तक हुकूमत में हो तो सब ठीक है, जिस मिनट आप उस वही बात नहीं देखिए, वही पार्लियामान है ना, आज कहते हैं इसमें गद्दार बैठे, लेकिन लालचंद साहब जैसे सही बात है, लेकिन मसला ये है कि पीएमएलएन ने अगर सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उससे कम नहीं कर रही इस वक्त, तो कैसे चीजों को ठीक करना है? इस तरह तो अगर कल को आप और खतरनाक होंगे, कल का आपका और बयानिया आ जाएगा, तो फिर क्या सारे इदारों के ऊपर जो है वो अटैक्स इसी तरह से रहते रहेंगे? जी आपसे मतलब पहली बात तो ये है कि आप जब पैनल इनवाइट करते हैं ना तो मुस्लिम लीग चैनल्स को 3 लोगों को बुलाते हैं, एक पीटीआई, दूसरा पीपुल्स पार्टी और दूसरा नून लीग। ठीक, अब पीपुल्स पार्टी को आप एक ही समझे ना, उसको अलग अलग समझ। सही, ये बात दुरुस्त है, मैं इसको ठीक कर लेंगे, मैं आपके साथ हूँ इस वक्त, चले। देखिए साहब ने मरासले की बात की, चले मरासले जो भी है ना, उनके हमने खान साहब ने वो जलसे में लहराया था तो दूसरे दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये पार्लियामेंट में पेश किया जाए, और जब हमने कहा पार्लियामेंट में पेश नहीं कर रहे, हम इसको कैबिनेट में दिखा रहे हो, तो हमने पार्लियामेंट में पेश करने की बात की तो ये मुकर गए थे। अब इनकी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में बैठे भी यही लोग हैं, कोई बाहर का है भी नहीं, सब आपस में है, अपने हैं, प्यार मोहब्बत करने वाले हैं, तो ये पार्लियामेंट में ये क्यों नहीं पेश कर रहे हैं? इनको परेशानी क्या है, मजबूरी क्या है, डर किससे? उन्होंने कह दिया ना वजीर खारजा बन जाएंगे बिलावल साहब, तो उसके बाद फिर करेंगे। देखिए खारजा बनते हैं कि नहीं बनते हैं, उनको क्लियरेंस लेने गए हैं वो ज़ियाउल के बेटे से, चंद साहब बेटे, उनको बुरा लगेगा, वो कहते थे कि नवाज शरीफ जो है ज़ियाउल का बेटा है, अब ज़ियाउल के बेटे से भीख मांगने गए हैं, उनको मिलती है नहीं मिलती वो अलग बात है। पर शहजाद साहब ने जो बात की थोड़ी देर पहले कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ नारे, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। कल अगर ट्विटर स्पेस जिसका शायद वो फिर उन्होंने कहा कि मैं नहीं थी, मरीम नवाज साहिबा ने भी उसको ज्वाइन किया, उसमें तौर पे कहा है कि भाई अगर हम किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि कोई भी पाक फौज पे जो है क्रिटिसाइज करे, क्योंकि वो इस मुल्क की जामिन है। लेकिन इन्होंने क्या, ये बात हम कर रहे थे तो उन्होंने तारिक फातिह साहब को नोटिफाई कर दिया। अब वैसे ये सवाल मैंने पूछना है, नहीं अभी वो क्लैरिफिकेशन तो आई है कि वो पता नहीं सारे अफेयर्स को देखेंगे, सिर्फ फॉरेन अफेयर्स को नहीं देखेंगे, मतलब कुछ भी नहीं देखेंगे ना, दूसरे लफ्जों में ऐसे ही है ना? चंद साहब से पूछ लूं पीएम होता है फ्रांस सरकार। तारिक फातिह साहब को किसी पाकिस्तान की अदालत ने गद्दार डिक्लेयर नहीं किया, तो फिर क्यों लिया आपने वापस उनका नोटिफिकेशन? जी उनको हम एक वसी तर उनको मैंडेट देना चाहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस कर सके बहुत सारे इश्यूज के ऊपर, वो ले लिया गया, वो वहां मौजूद है, तो मुशीर होंगे वजीर आज़म के। चंद साहब अब ये कल्चर, खान साहब अगर कल को आते हैं, रोड्स ब्लॉक करते हैं, धरने देते हैं, उन्होंने कहा कि फौरी इलेक्शन का कल उन्होंने कहा कि मुतालबा उन्होंने कर दिया, अभी तो आज वो अनाउंस करेंगे कि देखिए मेरे ख्याल में इलेक्शन तो सारी पोलिटिकल जमातों की डिमांड है इलेक्शन, लेकिन देखना यह है कि पिछले 1.5-2 महीनों में जो ऑलरेडी बैठा हुआ था इस मुल्क का, ना स्टील मिल चली, ना रेलवे चला, ना PIA सही चली, जो इदारे बहाल करने थे, जो वादे थे
जिस मैनिफेस्टो के ऊपर मैंने भी इलेक्शन लड़ा था, मुझे याद है, जो हमने पब्लिक से वादे किए थे, तो वो वादे क्या अब सारे पूरे हुए? उसमें से कितने वादे पूरे हुए? कोई एक वादा बता दें जो पब्लिक से किया गया हो, जो पूरा हो गया हो। लेकिन बयानिया तो उनका बिक रहा है ना। बयानिया देखिए, बयानिया बिल्कुल पॉलिटिकल जमातों के बयानिए कभी उतार चढ़ाव होता रहता है। इस वक्त जो अपोजिशन होती है ना, अपोजिशन के पास सिवाय तकरीरें करने के या मुहिम चलाने के और क्या होता है? लेकिन वो अपोजिशन में अभी नहीं है। अपोजिशन जो ही हुकूमत शुरू होगी, 5-6 महीने गुजरेगी, साल गुजरेगी, तो फिर वो कहेंगे मैं अपोजिशन में। अभी तो वो उन्होंने अपना जवाब देना है, लेकिन अलमिया यह है कि वो अपना कोई जवाब नहीं देते ना। वो जो करंट अकाउंट डेफिसिट की हम एक गर्दान सुनते थे कि यही मेन चीज होती है। आज कितना है करंट अकाउंट डेफिसिट? ट्रेड डेफिसिट कितना है? सर्कुलर डेट कितना है? आज गर्दिशी कर्जा पेट्रोलियम के ऊपर कितना है और बिजली के ऊपर कितना है? बहुत ज्यादा। ये देखे ना, कहां से शुरू हुआ। पीपल्स पार्टी कितना छोड़ गई थी, नून लीग कितना छोड़ गई थी, और आज कितना है? और उससे पहले मुशर्रफ साहब कितना छोड़ के, मतलब 540, फिर 1100, और अब 3300 अरब है। 3300 अरब रुपया, 1500 अरब तो सिर्फ अब गैस का देखिए, है। नोट छाप के ये कर करके आप चलाई जाए। IMF आप कहते थे हम नहीं जाएंगे IMF, हम खुदकुशी है, हम भीख नहीं मांगेंगे। वो खुदकुशी भी हमने की, वो भीख भी मांगे। कौम ने तो खुदकुशी की ना, कौन से आपने करवाई? लेकिन अब आपने क्या करना है? अब ये तो इम्पोर्टेंट ये है ना, अब इलेक्शन रिफॉर्म्स हाँ। नंबर 1 प्रायोरिटी है। जो खलवाड़ इदारों के साथ, मईशत के साथ हुआ है, नंबर 2 प्रायोरिटी है। नंबर 3 इदारों का थोड़ा सा एतमाद ये गाली गलोच के कल्चर से निकल के, ताकि इलेक्शन हो, सारी जमातें इलेक्शन माने। ठीक। इलेक्शन करवाना और चीज है, इलेक्शन का फेयर होना, इलेक्शन को तस्लीम करना, सारी जमातें मुतफिका, तो वो एक असल टारगेट वो है। सही। अच्छा, मैंने अभी एहतसाब पे भी आना है लालचंद साहब, इसके ब्रेक के बाद हम आएंगे कि एहतसाब अगर होता है, जैसे अभी तोशाखाना पे कल आला अदालत ने कहा है कि सारी चीजें जो मंजर आम पर लाई जाए, तो क्या सूरत हाल होगी? ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं खुरम साहब, आज ही बल्कि ये डिटेल सामने आई थी कि 1 अरब रुपए साबिक वजीर आजम के 3.5 साल के हेलीकॉप्टर का खर्चा है। तोशाखाना का भी सामने आ चुका है। तो क्या आप लोग भी एहतसाब की तरफ जा रहे हैं, और कैसे यकीनी बनाएंगे कि इंतकाम नहीं होगा? ये जी, इंतकाम की सबसे बड़ी जो टेस्ट है वो ये है कि किसी को शाहिद अब्बासी की तरह या राना सनाउल्लाह की तरह, एहसन इकबाल की तरह, साद रफीक की तरह उठाकर जेल में नहीं डालेंगे, गिरफ्तारियां नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने एहतसाब नहीं किया, उन्होंने अपने मुखालफिन को बस जेल में फेंका है। उनका ये ख्याल था कि बस जेल में डाल दो, बाद में देखा जाएगा, सबूत कोई है नहीं है, जब कोर्ट अदालत में होगा। अब बाज जगहों पे शाहिद अब्बासी के केस में या राना सनाउल्लाह के केस में 8 महीने लगे, 9 महीने लगे, साद रफीक के केस में 16 महीने लगे, हमजा शहबाज के केस में 20 महीने लगे, शहबाज साहब को 2 दफा। लेकिन जो असल बात समझने की है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ह्यूमन राइट्स वॉच, यूरोपियन यूनियन, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, सब ने मुत्तफिक थे कि इमरान खान का एहतसाब जो है उसने पाकिस्तानियों के हकूक को कुचला है। अच्छा, जब आप लोगों को जेलों में डाल देते हैं बगैर किसी सबूत के, और उनको फिर बाद में पता चलता है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, तो हमजा शहबाज के 20 महीनों का हिसाब कौन देगा? अच्छा, मेरी से एक बात, लिहाजा हम किसी को उस वक्त तक हम अदालत में जाएंगे, हम शवाहिद और सबूत इकट्ठे करके जाएंगे, और वो जब अदालत कहेगी कि ये जिम्मेवार है और ये जुर्म है, मुजरिम है, फिर वो जेल जाना। अच्छा लालचंद साहब, ये तोशाखाना का जो मामला है ये भी बहुत अहम है, और ये हेलीकॉप्टर का भी आज आ गया सामने, लेकिन तोशाखाना का पहले बताइए कि जो गिफ्ट्स हैं वो तो साबिक वज़ीर आज़म और सदूर के ऊपर मुख्तलिफ केसेस भी बने हुए हैं, तो खान साहब पे भी उसी तरह के इल्जामात हैं, तो फिर क्या वो पेश नहीं करेंगे खुद को? अदालत ने तो कह दिया अब। जी बिल्कुल। आगे पहली बात तो ये तो भाई कह रहे हैं कि इंतकाम का निशाना बनाया गया, इनकी बात करें तो ये तो कहेंगे कि पाकिस्तान में करप्शन थी नहीं, है भी नहीं, और सारे दूर के धुले हुए हैं। हमने नवाज शरीफ साहब को सजा नहीं दी, ना आयल करार दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और नए की कोर्टों ने कोर्ट में मरीम नवाज और नवाज शरीफ के ये केसेस साबित हुए, वो जेल में नाजायज फैसले थे, वो आज भी कानून का नाजायज फैसला लेते थे, वो बाहर है और जो है मुल्क से भागे हुए हैं। जहां तक आपने ये बात की है तोशाखाना की, देखिए तोशाखाना अगर इनका कोई केस बनता था, देखिए 2 चीजें होती है। ये जो बात करते थे मीडिया टाइम की, मीडिया टाइम किसको कहते हैं?
ये सहाफियों को बुलाते हैं रात को अपने घर पे, उनको जबरदस्त खाना खिलाते हैं, बड़ी ट्रीट देते हैं, बातों बातों में बताते हैं कि तोशा खाना में ये हुआ। इनको चाहिए था अगर ये कोई चीज थी तो नहीं लालचंद साहब, एक सहाफी को कल मैंने इंटरव्यू किया है जो अदालत में पिछले साल गया था कि उसको तफसीलात चाहिए, और जो उसके साथ हुआ है वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। राना अबरार तो अभी इसी शहर में है, बेरोजगार है, और उसको बेरोजगार सिर्फ इसलिए किया गया कि उसने सवाल उठाया तोशाखाना के गिफ्ट्स के ऊपर। अबरार ने पूछा कोई जवाब नहीं, पार्लियामान में पूछा कोई जवाब नहीं, राइट टू इन्फॉर्मेशन ने पूछा कोई जवाब नहीं। कहा जी हम तो ये कौमी मफाद के मामलात हैं जिस पर आप 3 साबिका वज़राए आज़म को आपने रगड़ा हुआ है। और करम साहब मेरी बात को सुने ना पूरी जी बात, अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये समझते थे कि इसमें कोई ल्यूकनाज है, इसमें डिस्टर्बेंसेस है, तो वो उसको एफआईए के हवाले करते, एंटी करप्शन के हवाले करते, ये सहाफियों के हवाले करने की क्या तुक दी ताकि इमरान खान नहीं, वो जो सवाल उनसे पूछा था रऊफ क्लासा साहब ने, उसका जवाब उन्होंने दिया था। मैं उधर थी। नहीं लालचंद साहब, असल में ये रिवाज भी खान साहब ने डाला है कि पहले केस मीडिया ट्रायल शुरू करो, बाद में बात जाओ। लेकिन अब मैं समझता हूं कि अदल होना चाहिए। खान साहब ने भी एहतसाब में अदल नहीं किया। अगर एहतसाब में अदल होता तो यकीन जानिए आज सारी कौम मान रही होती कि एहतसाब हुआ है। एहतसाब के नाम पे पीटीआई को वोट मिले थे, एहतसाब के नाम पे लोगों ने कहा था कि जो लूट मार पुरानी हुई है वो नहीं होगी दोबारा। लेकिन अगर आप अदल करते तो फिर आप खुसरो बख्तियार का भी साथ ही एहतसाब करते, उस जिसने शुगर मिलें भी लगाई, बैंक से लोन लेके। बात सुन ले सर बात तो सुन ले ना। दूसरा तोशा खाना, देखिए मैं आइडियलाइज करता था खान साहब को कि अगर साबका अदवार में किसी ने तोशा खाना से ताइफ लिए हैं और छुपा के लिए कौम को नहीं बताते, कम से कम खान साहब से मुझे उम्मीद नहीं थी कि खान साहब भी ये काम करेंगे। जो कहते हैं कि मैं अपनी सड़क भी जाती पैसों से बनाऊंगा, अपने घर की सरकार के पैसों से नहीं बनाऊंगा, जो कहते हैं कि मैं अपने घर को कैंप नहीं डिक्लेयर करूंगा। अच्छा, लेकिन तोशा खाना अवाम की मलकियत है। बिल्कुल। ये अब फिर रूल्स रिलैक्स करना, 50% या 20% करना। देखें तहाइफ जो है आप ऑक्शन करके यतीम खानों को भी आप दे सकते हैं। आप उनका जाती मुनाफे के लिए इस्तेमाल करना इंतहाई मजमून। अच्छा लालचंद साहब फाइनल आप अपना इस पे कमेंट दे दें सर। मैं ये कमेंट करता हूँ, तोशा खाना की बिल्कुल आप इंक्वायरी कराएं, गुज़श्ता 30 सालों की कराएं, सिंगल आउट ना करें। जो अदल की आप बात कर रहे हैं ना, आपकी नीयत, आपका अदल इससे जाहिर हो जाएगा कि आप खान साहब को सिंगल आउट करते हैं या आप ओवरऑल कराते हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए सिंगल आउट, आपकी तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मैं एडमिट करता हूँ, तस्लीम करता हूँ। इंतकाम नहीं होना चाहिए, एहतसाब अदल की बुनियाद पर नहीं होगा। अच्छा, अदालत में शवाहिद जाएंगे, जब अदालत कहेगी तभी गिरफ्तार। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वाकई अगर अदल से काम लिया जाए, जो कि जमहूरियत के साथ साथ अदल भी बहुत अहम है और इंसाफ भी बहुत अहम है, तो फिर जाहिर है कि जमहूरियत ही मजबूत होगी, रियासत ही मजबूत होगी। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।